नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं आरजू साई। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बताया जा रहा है कि यह झड़प हुई और ये घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह घटना हुई। भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई। जानकारी यह है कि चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान एलएसी पर भारत की ओर पहुंचे तो भारतीय जवानों ने वहां उन्हें सख्ती से रोक दिया। इससे दोनों देशों के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें दोनों ही ओर के जवानों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। और इस झड़प के तुरंत बाद दोनों देशों के जवान अलग हुए और पीछे हट गए। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हमने अगर जो घटना घटी है 9 दिसंबर की बताई जा रही है, फिलहाल वहां स्थिति कैसी है उस पृष्ठभूमि बताएं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल में सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ था उत्तराखंड के औली में। चीन ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि 1993 और 96 का सीमा का उल्लंघन बताया था, और हाल ही में बाली में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच। देखिए, बावजूद प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, लेकिन अगर सीमा के हालात की बात करेंगे तो वहां हालात नहीं सुधरे हैं। चीन ने एक बार फिर से उकसावे वाली कार्रवाई की है। जो 9 दिसंबर की जो घटना जो बताई जा रही है, सेना की ओर से जानकारी दी गई थी, तवांग का यंगसो इलाका है और ये तकरीबन आप मान लें कि 15 से 16 हजार के फीट पर है। पहले भी यहां पर झड़प हुई थी और चीन के सैनिक जो है भारतीय इलाके में दाखिल होने लगे। भारतीय सेना ने उन्हें खरीदा है। यहां पर खदेड़ने के दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई है और उस दौरान जो है हमारे कुछ सैनिक घायल हुए और चीन के भी कुछ सैनिक घायल हुए। चीन के सैनिक को वापस भेजा गया। सेना की ओर से हमें यह भी जानकारी दी गई है कि जब सीमा पर इस तरह विवाद होते हैं तो उसको सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है। उस मैकेनिज्म के तहत दोनों देशों के जो कमांडर हैं उसके लिए फ्लैग लेवल मीटिंग हुई और उसमें यह मामला सुलझा लेने का दावा किया गया। आपको जहां तक एलएसी की आपको बता दें कि दोनों देशों का जो पेट्रोलिंग की बात करें वो अलग अलग नजरिया है, खासतौर से बॉर्डर को लेकर। एक सर्टेन एरिया है जहां भारतीय सेना का दावा है कि ये उनका इलाका है, वही चीन का दावा है कि ये उनका इलाका है। इसको लेकर परसेप्शन को लेकर लड़ाई होती है अक्सर, और जहां कहीं भी विवाद होता है वहां पर एक सफेद झंडा दिखा दिया जाता है। लेकिन संभवतः इस इलाके की जहां तक जो जानकारी मिल पाई है, चीन की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उकसावे वाली कार्रवाई की गई है। जब वो भारतीय इलाके में दाखिल हुए, भारतीय सेना ने उन्हें कहा कि आप अपने इलाके में जाइए, नहीं माने। दोनों सेनाओं की ओर से पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद फ्लैग मीटिंग के बाद मामला सुलझा लिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 2.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिक जो है सैन्य अभ्यास के बहाने आते हैं और उसके बाद जो सेना जो बॉर्डर पर जो अपने सैनिकों को जमावड़ा करते हैं, फिर वहां खूनी झड़प होती है गलवान में, जहां पर हमारे 20 सैनिक शहीद होते हैं और चीन के करीब 40 सैनिक जो है मारे जाते हैं। उसके बाद कई दौर के बातचीत के बाद जो चीनी सेना है, चाहे पैंगोंग लेक की बात करें, गलवान के एरिया की बात करें, वहां से पीछे हटने को तैयार होते हैं। लेकिन अभी भी दोमचोक का इलाका है, देवसांग के इलाका है, वहां पर जो दोनों सेनाओं के बीच में तनाव है। तो यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी सेना जो है अलर्ट में है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि अगर चीन की ओर से एलएसी पर कोई यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो वो स्वीकार नहीं होगी। लेकिन राजीव, जो एलएसी पर लद्दाख में झड़प हुई थी उस समय कंटेरी तारों से भी वार किया गया था और बहुत जवान शहीद हुए थे, कई जवान घायल हुए थे। इस बार जो झड़प हुई है, क्या चोटें आई हैं जवानों को? देखिए, बिल्कुल चोटें आई हैं। बाकायदा सेना की ओर से कहा गया है कि हमारे कुछ जवान मामूली तौर पर घायल हुए हैं, यानी बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं। उल्टे यह बताया गया है कि जो चीन की ओर से करीब 300 सैनिक भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये पैंगोंग का एंगसो इलाका है और भारतीय सेना ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस खदेड़ने के दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई है, जिसमें हमारे सेना के जवान घायल हुए हैं। कुछ जवानों को यह भी बताया गया है कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको जो मामूली तौर पर चोट आई है उनको गुवाहाटी के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 7 से 8 जवान बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से चीन ने 2.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में कार्रवाई की थी और भारतीय सेना ने उन्हें जवाब दिया था, उसके बाद से भारतीय सेना
पूरी तरह कह सकते हैं कि सतर्क है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो है जो चीन ने हरकत की उसके भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। जी राजीव, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि 9 तारीख की एक घटना है, काफी संख्या में हमारे सैनिक वहां पर थे और जैसा कि आपने बताया 15 से 16 हजार फीट पर यह झड़प हुई है। किस तरीके से भारत अब इस मुद्दे को आगे चीन के सामने रख रहा है? देखिए, भारत का साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल जो है भारतीय सेना की बात करें तो मामला सुलझा लिया गया है। फ्लैग मीटिंग के बाद स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। दोनों पक्ष जो है अब वापस लौट चुके हैं। आज सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी संसद चल रहा है और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर जवाब दे। अगर प्रधानमंत्री नहीं देते हैं तो रक्षा मंत्री से इस मुद्दे को जवाब मांगा जाएगा कि आखिर क्या वजह हुई कि जब चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होती है उसके बावजूद चीनी इस तरह की हरकत करता है। आप जो आपको ये भी बता दें कि औली में जो चीन से लगी सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जो भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, उसको लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी। हालांकि भारत और अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि भारत किसके साथ और कहां एक्सरसाइज करता है, इसको लेकर चीन की जो द्विपक्षीय समझौता है उसका कहीं से उल्लंघन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर तनातनी जरूर है। भारतीय सेना सीमा पर अलर्ट मोड में है। अगर चीन की ओर से कोई भी हरकत होता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि मोदी सरकार को इस मामले में ईमानदार होना चाहिए, देश को इस मामले में विश्वास में लेना चाहिए और संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं बड़ी खबर राजा पटेरिया को लेकर, राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, राजा पटेरिया जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी कई बीजेपी नेताओं ने। अब राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने का उन पर आरोप है। तो कल राजा पटेरिया के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी और अब ये गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, बताएं पूरी खबर तफसील से। देखिए जया, राजा पटेरिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने 11 तारीख को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि हत्या से तात्पर्य राजनीतिक हत्या से है, वो ये चाहते हैं कि उन्हें चुनाव में हराया जाए। लेकिन इसके बाद तुरंत बीजेपी के आला नेताओं ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी इस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और उसके बाद ही पवई थाना पुलिस ने राजा पटेरिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505 1B, 505 A, 506 और 153 BAC के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घृणा की अति है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो ढोंग करने वाले हैं उनकी असलियत अब सामने आ रही है। देर रात को कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से पल्ला झाड़ा ही था। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बापू के साथ सत्य अहिंसा के सिद्धांत का पालन करता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को इस बयान से अलग किया और सरकार ने और बीजेपी के नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद सुबह सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई है उनके घर से। जी अनुराग, यहाँ पर किस धारा के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, बेलेबल ऑफेंस है क्या, थोड़ा उस पर थोड़ा रोशनी डालें। जैसा मैंने बताया कि आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 505, 506, 153, ये इसमें से ज्यादातर धाराएं गैर जमानती हैं और इसमें उनकी गिरफ्तारी तय थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर अब महाराष्ट्र से, जहां निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के लिए जो गाड़ियां ली गई उनका इस्तेमाल एकनाथ शिंदे सरकार के विधायकों की सुरक्षा के लिए किया गया, जिसके बाद अब विपक्ष एक बार फिर से शिंदे सरकार को घेर रहा है। दरअसल जिन गाड़ियों का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए गश्त लगाना था वो शिंदे गुट के विधायकों की सेवा में लगी हुई है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन इसके लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, वे निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के नाम पर खरीदी गई थी।
पिछले 5 महीने में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी गिनती तो कल भी हमने दी है, मगर ये बहुत ही महिलाओं के प्रति आप एक तो उनको आप न्याय नहीं दिला रहे हो, और उनको जो अधिकार है निर्भया स्क्वाड का वो भी आप उनसे छीन कर लेके जा रहे हो। और किसके लिए? ये जो बागी आमदार है उनके लिए। ये सरासर नाइंसाफी है। और सरकार को, ये गृह मंत्री को मैं अपील करती हूँ कि सारे व्हीकल्स जो इन 40 आमदारों के लिए दिए हैं महाराष्ट्र में, जो बागी आमदार है, वो त्वरित वो व्हीकल्स पुलिस फोर्स में वापस कर दें। एक तो निर्भया फंड की जो यूज है वो उसके यूज पे नहीं डाल गया होता है। फिर दूसरा जो अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उसको एक्चुअली टारगेट करने के बिना ये कर रहे हैं, गाड़ियां उनको दे रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड शेमफुल एंड वी कंडेम इट। महिला सुरक्षितता हो या नागरिक सुरक्षितता हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच ये ईडी सरकार कर रही है, और ये जो फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी तब बनाया था, हर राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज कर सके। और जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है, वो बहुत एक गंभीर बात है। और जिस तरह से कल भी एक महिला का ऐसे ही उसके साथ व्यवहार किया गया, उसमें उसके बच्चा भी खो दिया है, इसके पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय पे के दरवाजे पे जाके रुकती है। 2013 में केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड की शुरुआत की गई। इस फंड के जरिए राज्यों को पैसा दिए जाने लगा, जिससे महिला सुरक्षा के लिए वो उपकरणों को खरीद सके। इसी फंड से गाड़ियां खरीदी गई जो दिन रात महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन अब इन गाड़ियों को विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाया गया। हाल ही में मुंबई में एक कोरियन ब्लॉगर से की गई छेड़छाड़ या ऑटो रिक्शा से कूदी महिला की तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने लगा। ऐसे में इन गाड़ियों के अलग इस्तेमाल पर जहां सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं महिला बाल विकास मंत्री इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आंदोलन करने का उनका अधिकार है। वो पहले ये बता दें कि निर्भया फंड तो कितने समय से उनके 2.5 साल में निर्भया फंड नहीं था क्या? उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करा, पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र की नई सरकार में कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। और ऐसे में अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किए जाने की बात सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार की फिर से किरकिरी हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 की लड़ाई में बीजेपी का मुकाबला विपक्ष के मुख्य मोर्चे से होगा। नीतीश की इसी पहल का उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। हालांकि इसे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि उसका नेतृत्व कौन करेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। पटना में जेडीयू का खुला अधिवेशन। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई का बिगुल एक बार फिर फूंका। कहा कि विपक्ष का गठबंधन कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा, बल्कि मुख्य मोर्चा होगा। अरे कह रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बदला मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तुम नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या है? लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना है। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल चुके हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, टीआरएस के केसीआर और आप के अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं से मिलकर इस कोशिश में लगे हैं कि 2024 में बीजेपी के मुकाबले विपक्ष
एकजुट हो। अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती दौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। जाहिर है बीजेपी को नीतीश की एक कोशिश रास नहीं आ रही है। भाजपा ने 17 साल उनके साथ गठबंधन धर्म का पालन किया है। वह हमेशा धोखा दिए, चाहे वह 13 का समय हो तो भी धोखा दिया, और 22 में भी उन्होंने धोखा दिया, भाजपा ने धोखा नहीं दिया। नीतीश जी हर पार्टी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अभी अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सभी ने नहीं माना तो कल को वह फिर पलटी मार देंगे और कहेंगे कि कुढ़नी में राजद ने पूरी क्षमता से हमको हराया। विपक्ष के साझा मोर्चे की कोशिश में हालांकि नीतीश अकेले नहीं है, ममता बनर्जी और केसीआर पहले भी एक कोशिश करते रहे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए एक गठबंधन जरूरी है, यह एहसास सबको है, पर दो सवाल इस एहसास के सामने है। पहला, गठबंधन का नेता कौन होगा? दूसरा, गठबंधन का कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता होगा? क्योंकि नीतीश जिस पहले मोर्चे की बात कर रहे हैं वो यूपीए के रूप में पहले से मौजूद है। बहरहाल नीतीश की इस पहल पर सबकी नजर होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां मंदिरों में जल्द ही सलाम आरती बंद हो जाएगी। इसका नाम बदलकर संध्या नमस्कार हो जाएगा। राज्य के कई मंदिरों में टीपू सुल्तान के शासनकाल से ही सलाम आरती की परंपरा चली आ रही थी। अब इसका दक्षिणपंथी संगठन लंबे अरसे से विरोध कर रहा है। हालांकि नाम बदलने के फैसले से स्थानीय हिंदू लोग नाराज हैं। देखते हैं निहाल किदवई की रिपोर्ट। मशाल सलामी, जिसे सलाम आरती के नाम से भी जाना जाता है, अब बंद हो जाएगी। राज्य धार्मिक परिषद ने ये फैसला लिया है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन काफी समय से इस आरती का विरोध कर रहे थे, जिसकी शुरुआत करीब 250 साल पहले टीपू सुल्तान के दौर में हुई थी। राज्य धार्मिक परिषद ने निर्णय लिया है कि अब से किसी भी मंदिर में सलाम आरती के रूप में इसका अभ्यास नहीं किया जाएगा। सलाम आरती को दीपा नमस्कार, संध्या नमस्कार, दिवातके नमस्कार के रूप में बदल दिया जाएगा। इतिहासकारों के मुताबिक सलाम आरती की शुरुआत टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके सम्मान में कोल्लूरू मूकांबिके मंदिर से हुई थी। इसके बाद सलाम आरती की परंपरा टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना के आसपास और फिर उनके अधीन राज्य के सभी मंदिरों में शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। सलाम आरती इज नॉट इन द नेम ऑफ सलाम आरती टीपू सुल्तान के नाम से नहीं है, इसका संबंध कल्लूर माँ देवी से है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध जीतने के बाद टीपू सुल्तान जब वापस लौट रहे थे तब कल्लू रमा देवी के सम्मान में उन्होंने सलाम आरती की शुरुआत मंदिरों में करवाई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही थी। सलाम मंगल आरती ईरानी टीपू के नाम से नहीं है, इसका नाम बदलने का फैसला स्थानीय हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत कर रही है। सदियों पुरानी परंपरा बदलने जा रही है। सलाम आरती का नाम बदलने का फैसला राज्य की धार्मिक परिषद ने लिया है। ऐसे में इंतजार नोटिफिकेशन का है, जिसके बाद सलाम आरती का नाम बदल दिया जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अंडरकवर कॉप की कहानी। जुलाई में इंदौर पुलिस को राज्य के सबसे बड़े एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गुमनाम शिकायत मिली थी और पुलिस ने इसे एकदम फिल्मी अंदाज में शिकायत का पर्दाफाश किया है। तो यहाँ फिल्मी अंदाज इस तरीके से है कि जीन्स टॉप और बैग टांगे 24 साल की अंडरकवर कॉप शालिनी चौहान 3 महीने से ज्यादा हर दिन रोज कॉलेज कैंटीन में बैठी रहती। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कैंटीन की, ये कॉप है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, उनको अपनी वर्दी में भी देख पा रहे हैं। तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर कैंटीन में बैठी रहती, दोस्त बनाती और चर्चा करती। आखिरकार इस ब्लाइंड रैगिंग केस में उन्होंने अपनी टीम के साथ सबूत जुटाए, जिसके आधार पर 11 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मेरे लिए एक नई चीज़ थी ये। हमारे जो ऑफिसर्स थे उनके निर्देशानुसार मैं स्टूडेंट बन के जाती थी वहाँ पर और फ्रेंडशिप करती थी और कुछ अपनी बातें बताती थी और उनसे भी कुछ बातें रैगिंग की करती थी मैं।
तो उस हिसाब से धीरे धीरे फिर उन्होंने नाम बताए कुछ लोगों के, और फिर मैं सारे अपने सीनियर्स को आकर बता देती हूँ। उनसे धीरे धीरे बातचीत करती थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अपनी भी बातें बतानी पड़ती है, तब जाके लोग अपने से घुलते मिलते हैं। तो वैसे मैंने उनसे भी बातें निकलवाई धीरे धीरे करके, तो वैसे बताया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक और खबरों की शुरुआत LAC से कर रहे हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेंटर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक तवांग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने मजबूती के साथ विरोध किया और इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई है। तो तवांग में जहां पर ये घटना घटी है वो 15 से 16 हजार फीट ऊंचाई पर बताई जा रही है। हालांकि ये भी बता दें कि भारत के जवानों ने LAC तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा है कि PLA के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में LAC पर 9 दिसंबर को झड़प हुई। हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों का दृढ़ता के साथ सामना किया और इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं। सेना ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में LAC से सटे अपने दावे वाले कुछ क्षेत्रों में दोनों पक्ष गश्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे और यह सिलसिला 2006 से जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। और बड़ी तादाद में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की यहां पर कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे और उसको जो चीनी PLA सैनिक जो हैं उनको नाकाम कर दिया। और इससे पहले भी हमने देखा था अदिति कि किस तरह से जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में खूनी झड़प हुई थी। 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, 40 चीनी सैनिक ढेर हुए थे। और हाल की वो तस्वीरें भी हमको याद हैं जब नवंबर में G20 समिट चल रहा था, बाली में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच एक कटसी मुलाकात हुई थी और इस पृष्ठभूमि में अब ये खबर निकलकर सामने आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजीव रंजन। बावजूद प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, लेकिन अगर सीमा के हालात की बात करेंगे तो वहां हालात नहीं सुधरे हैं। चीन ने एक बार फिर से उकसाई वाली कार्रवाई की है। जो 9 दिसंबर की जो घटना जो बताई जा रही है, सेना की ओर से जानकारी दी गई थी, तवांग का यंगसो इलाका है और ये तकरीबन आप मान लें कि 15 से 16 हजार के फीट पर है। पहले भी यहाँ पर झड़प हुई थी और चीन के सैनिक जो हैं भारतीय इलाके में दाखिल होने लगे। भारतीय सेना ने उन्हें खरीदा है। यहाँ पर खदेड़ने के दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई है और उस दौरान जो है हमारे कुछ सैनिक घायल हुए और चीन के भी कुछ सैनिक घायल हुए। चीन के सैनिक को वापस भेजा गया। सेना की ओर से हमें यह भी जानकारी दी गई है कि जब सीमा पर इस तरह विवाद होते हैं तो उसको सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है। उस मैकेनिज्म के तहत दोनों देशों के जो कमांडर हैं उसके लिए फ्लैग लेवल मीटिंग हुई और उसमें यह मामला सुलझा लेने का दावा किया गया। आपको जहां तक LAC की आपको बता दें कि दोनों देशों का जो पेट्रोलिंग की बात करें वो अलग अलग नजरिया है, खासतौर से बॉर्डर को लेकर। एक सर्टेन एरिया है जहां भारतीय सेना का दावा है कि ये उनका इलाका है, वही चीन का दावा है कि ये उनका इलाका है। इसको लेकर परसेप्शन को लेकर लड़ाई होती है अक्सर, और जहां कहीं भी विवाद होता है वहां पर एक सफेद झंडा दिखा दिया जाता है। लेकिन संभवतः इस इलाके की जहां तक जो जानकारी मिल पाई है, चीन की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उकसाए वाली कार्रवाई की गई है। जब वो भारतीय इलाके में दाखिल हुए, भारतीय सेना ने उन्हें कहा कि आप अपने इलाके में जाइए, नहीं माने। दोनों सेनाओं की ओर से पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद फ्लैग मीटिंग के बाद मामला सुलझा लिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 2.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिक जो है सैन्य अभ्यास के बहाने आते हैं और उसके बाद जो सेना जो बॉर्डर पर जो अपने सैनिकों को जमावड़ा करते हैं, फिर वहां खूनी झड़प होती है गलवान में, जहां पर हमारे 20 सैनिक शहीद होते हैं और चीन के करीब 40 सैनिक जो मारे जाते हैं। उसके बाद कई दौर के बातचीत के बाद जो चीनी सेना है, चाहे पैंगोंग त्सो लेक की बात करें, गलवान के एरिया की बात करें, वहां से पीछे हटने को तैयार होते हैं। लेकिन अभी भी दोमचोक का इलाका है, देपसांग का इलाका है, वहां पर जो दोनों सेनाओं के बीच में तनाव है। तो यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी सेना जो है अलर्ट में है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि अगर चीन की ओर से LAC पर कोई यथा स्थिति में बदलाव करने की कोशिश की जाती है
तो वो स्वीकार नहीं होगी। बिल्कुल चोटें आई हैं, बकायदा सेना की ओर से कहा गया है कि हमारे कुछ जवान मामूली तौर पर घायल हुए हैं, यानी बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं। उल्टे यह बताया गया है कि जो चीन की ओर से करीब 300 सैनिक भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये पैंगोंग का एंगसो इलाका है और भारतीय सेना ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस खदेड़ने के दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई है, जिसमें हमारे सेना के जवान घायल हुए हैं। कुछ जवानों को यह भी बताया गया कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको जो मामूली तौर पर चोट आई है उनको गुवाहाटी के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 7 से 8 जवान बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से चीन ने 2.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में कार्रवाई की थी और भारतीय सेना ने उन्हें जवाब दिया था, उसके बाद से भारतीय सेना पूरी तरह कह सकते हैं कि सतर्क है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो है जो चीन ने हरकत की उसके भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत का साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल जो है भारतीय सेना की बात करें तो मामला सुलझा लिया गया है। फ्लैग मीटिंग के बाद स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। दोनों पक्ष जो है अब वापस लौट चुके हैं। आज सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी संसद चल रहा है और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर जवाब दें। अगर प्रधानमंत्री नहीं देते हैं तो रक्षा मंत्री से इस मुद्दे को जवाब मांगा जाएगा कि आखिर क्या वजह हुई कि जब चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होती है उसके बावजूद चीन इस तरह की हरकत करता है। आप जो आपको ये भी बता दें कि औली में जो चीन से लगी सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जो भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, उसको लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी। हालांकि भारत और अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि भारत किसके साथ और कहां एक्सरसाइज करता है, इसको लेकर चीन की जो द्विपक्षीय समझौता है उसका कहीं से उल्लंघन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर तनातनी जरूर है। भारतीय सेना सीमा पर अलर्ट मोड में है। अगर चीन की ओर से कोई भी हरकत होता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए। और वहीं इस पूरी घटना पर अरुणाचल प्रदेश ईस्ट से बीजेपी सांसद तापिर गाओ का कहना है कि एलएसी पर बार बार झड़प से भारत चीन के रिश्तों पर असर पड़ेगा। ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं छोड़ेंगे और चाइना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे। विपक्ष इसके ऊपर कुछ उठाएंगे एंड स्पेशली कांग्रेस उठाएंगे। ये कांग्रेस के लिए बोमरेस होगा, क्योंकि आज अरुणाचल में लद्दाख में जो कुछ भी चाइना के साथ हम लोग का इंसिडेंट हो रहा है, ऑल दीज आर क्रिएशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस का समय में अगर इस चीज़ को मैकमोहन को बाउंड्री मनाया किया होता, आज ये इंसिडेंट नहीं होता है। और उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि फिर से हमारे भारतीय सेना के जवानों को चीनियों ने भड़काया है। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और उनमें से कुछ घायल भी हुए हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर देश के साथ हैं और इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मोदी सरकार को अप्रैल 2020 से अब तक एलएसी के करीब सभी पॉइंट्स पर चीनी अतिक्रमण और निर्माण के बारे में ईमानदार होना चाहिए। सरकार को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कर देश को भरोसे में लेने की जरूरत है। हम अपने सैनिकों के शौर्य और बलिदान के सदैव ऋणी रहेंगे। और वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 2 सालों से चीन अवैध तरीके से हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की सुरक्षा का मसला है और प्रधानमंत्री चुप हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह घर से राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई है। दमोह में उनके घर से ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान का आरोप राजा पटेरिया के ऊपर लगा है और कल से ही जया हम देख रहे थे कि बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और बीजेपी के कई लोग जो हैं, नेता कार्यकर्ता, वो इस पर अपनी नाराजगी, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। और यहाँ पर एफआईआर भी कल उनके खिलाफ हुई थी। कई धाराओं के तहत उन पर केस हुआ है। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस ने हालांकि उनके बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। नेता कांग्रेस हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनको सुनते हैं और फिर अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी से बात करेंगे फोन पर। कानून अपना काम करेगा। न्याय की कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं वो काल, समय और परिस्थिति के अनुसार क्या शब्द निकाले गए, उसके पीछे छुपी हुई भावनाएं क्या आपराधिक प्रवृत्ति की थी, वो सारी बातें अब जो यदि एफआईआर हुई है तो न्यायपालिका अपना काम करे। तो यहाँ पर हमने सुना कांग्रेस साफ तौर पर यहाँ पर कह रही है कि एफआईआर हुई है, न्यायपालिका अपना काम करेगा। तो यहाँ पर बेहद आपत्तिजनक बयान था राजा पटेरिया का, अदिति, जिसके कारण आखिरकार उनकी ये गिरफ्तारी हुई है और यही कारण है कि कांग्रेस ने उस बयान से अपने आप को अलग भी कर लिया है। बिल्कुल, जिस तरह से हम सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुन रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। तो यहाँ पर कोई भी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता और हम पहले ही जानते हैं, जय, हमने देखा था अभी हाल ही में किस तरह से गुजरात में जो कांग्रेस के नेताओं के बयान थे वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा कर गए हैं। ये तमाम विशेषज्ञों ने नतीजे आने के बाद कहा। तो इस तरह के बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से सामने आ जाते हैं और उसके बाद पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है। लेकिन फिलहाल राजा पटेरिया की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। गिरफ्तार उनको किया जा चुका है दमोह से और अब अगले साल चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो इस तरह की चीजों को लेकर कितना असर पड़ेगा चुनाव पर वो भी देखना अहम होगा। बिल्कुल, यही कुछ ऐसे बयान होते हैं जिससे कई बार देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है और अब बहुत ही कम वक्त बचा है। अगले साल ही यहाँ पर चुनाव है और पार्टी के नेता अगर अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ जाता है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। साइबर अपराध अब आम बात हो गई। आए दिन लोगों को कभी फोन और मैसेज के जरिए ठगा जा रहा है। दिल्ली में मामला सामने आया है जहां पर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शख्स के साथ ठगी का हैरत अंगेज मामला सामने आया। पीड़ित के मोबाइल पर कुछ कॉल्स आए और उसकी कंपनी के अकाउंट से बिना कोई ओटीपी बताए 50 लाख रुपए निकल गए। देखते हैं इस पर पूरी एक रिपोर्ट। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ जालसाजी का अनोखा मामला सामने आया जब उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, वो भी तब जब उन्होंने किसी से ओटीपी तक साझा नहीं किया। हमारे करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी को किसी चीज़ का ओटीपी शेयर नहीं किया। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शंस फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। दरअसल ये मामला 13 नवंबर का है जब पीड़ित अपने घर पर थे। शाम 7 बजे से 8:44 के बीच उनके मोबाइल पर कई कॉल आए। उन्होंने कुछ कॉल उठाए लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच उनके बैंक से लगातार पैसे की निकासी के मैसेज आने लगे और महज कुछ ही समय में आरटीजीएस के जरिए उनकी एजेंसी के करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, जबकि उन्हें कोई ओटीपी तक नहीं आया था। शमशेर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आईएफएसओ यूनिट मामले की जांच कर रही है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी आईएफएसओ यूनिट है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे ही इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को ओटीपी मिला होगा, लेकिन मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला।
पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि साइबर ठग जामताड़ा से है और हो सकता है कि ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हो, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले लेता है और आईवीआर कॉल के जरिए ओटीपी सुनकर पैसे निकाल लेता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं यहाँ पर 2000 के नोटों की, जिसको लेकर कई तरह की अफवाहें हैं और इन सब के बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में भारत सरकार से 2000 के नोट हटाने की मांग की है। आपको याद होगा 2016 में हुई नोटबंदी के बाद पहली बार 2000 रुपए के नोट जो हैं वो चलन में आए थे, लेकिन अब बीजेपी सांसद खुद लोगों को आगाह कर रहे हैं और अब वो मांग कर रहे हैं कि जो 2000 के नोट हैं उनको ना लाया जाए, क्योंकि इस तरह से टेरर फंडिंग जो है, इस तरह की कई चीजें बढ़ती जा रही है। 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना है। ब्लैक मनी और आतंकवाद पर रोक लगाने के नाम पर प्रधानमंत्री ने जिस नोटबंदी का ऐलान किया था, उसके बाद ही 2000 रुपए के नोट वजूद में आए। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के सांसद सुशील मोदी चाहते हैं कि इन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि आतंकी ट्रेनिंग और कई अन्य गतिविधियों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। बाजार और सर्कुलेशन से विलुप्त हो रहे 2000 रुपए के नोट के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती आशंका के बीच बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सोमवार को ये बात राज्यसभा में उठाई। ये 2000 का नोट है, ये होर्डिंग हो रही है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, प्रीमियम पर बाजार में बिक रहा है। मुख्य रूप से अपराध में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ड्रग है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस प्रकार के अपराध में टेरर फंडिंग में। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2000 का जो नोट है इसके प्रचलन को धीरे धीरे समाप्त करे और लोगों को मौका दे कि जिनके पास रुपया है 2000 का नोट वो बदली करा सके। उधर विपक्षी दल नोटबंदी के समय 2000 रुपए के नोट छापने के फैसले पर ही अब सवाल उठा रहे हैं। सपा सांसद जावेद अली खान ने कहा, सुशील मोदी अगर ये बात 2016 में नोटबंदी के समय उठाते तो शायद नोटबंदी का नतीजा कुछ और होता। जहां तक 2000 के नोट का सवाल है, ये तो किसी के समझ में उस वक्त भी नहीं आया था कि हम 1000 का नोट बंद कर रहे हैं और 2000 का नोट चला रहे हैं, चलन में ला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, इसका मतलब ये है कि नोटबंदी के जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हुए हैं और बीजेपी के अंदर भी अब उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। नोटबंदी पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुई है और आज तक न तो सरकार न भारतीय जनता पार्टी देश को ये समझा पाई कि आखिर नोटबंदी का उद्देश्य क्या था और नोटबंदी से जो इनका लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। नोटबंदी का एक बड़ा मकसद काला धन को रोकने का था, लेकिन जो तथ्य बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्यसभा में पेश किए हैं, उससे साफ है कि नोटबंदी काला धन को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में अब यह अंदेशा है कि सुशील मोदी के इस बयान के बाद कहीं नोटबंदी पर देश में एक नई बहस न छिड़ जाए। संसद भवन से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और अब आपको चुनना है अपनी पसंद की खबर। तो टॉप 5 में पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश के दमोह से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर अरुणाचल प्रदेश से आई, जहां पर तवांग में चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया है। झड़प हुई है जिसमें दोनों ही ओर के सैनिकों को मामूली चोटें भी आई हैं। और तीसरी खबर पंजाब के तरनतारन से, जहां पर थाने पर जो आरपीजी अटैक हुआ था उसमें अब खुलासा ये हुआ है कि पाकिस्तान की साजिश है, वहां से तस्करी कर विस्फोटक लाया गया था। चौथी खबर, अभिनेत्री नोरा फतेही ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। और पांचवी खबर, फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा का आज सेमीफाइनल है। पहला सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच होने जा रहा है। तो आपको करना ये, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है इन 5 खबरों में से। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।